द्विवेदी, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही धुआंधार रहने वाली है। जैसा कि ये आप मैथ पेडागॉजी क्लास है और ये आप मुझसे क्लास पढ़ेंगे और मैराथन मैराथन कहना तो उचित नहीं रहेगा, क्वेश्चन संख्या कम हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या इस वीडियो में बहुत कम है, लेकिन हम लोग तब भी बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी 9 तारीख से फिर एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप बहुत प्यार से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़ गए हैं एक बार इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देंगे, उनको बता देंगे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया जहाँ भी यूज कर सकते हैं उसको शेयर करने का प्रयास करिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इस संघर्ष की जीत में हम लोग आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शिव है तो मुमकिन है, हर हर महादेव, इस शब्द को हम चरितार्थ करेंगे, इस वाक्य को चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ना किया हो लाइक कर देना वीडियो को। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। जिससे क्या होगा, जिससे आपको चीज़ें टाइम से पता चलती रहेंगी क्या चल रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अगर हमारे सोशल नेटवर्क चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं उसमें भी आपका स्वागत है। यूट्यूब पे आप डीएल लर्नर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर पेज पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे हमें आप मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। मान लीजिए कि आप दो अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? उपर्युक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऐसा क्वेश्चन हमने एक दिन कराया था। आप इसका आंसर फटाफट देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 3 और 5। कौन कौन 3 लेता है और 5 लेता है? इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करता है। कितनी बार? समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कैसा है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है भैया। समान बार प्रयोग करेंगे तो ये जरूरी थोड़ी है कि नहीं नहीं आप समान बार कर चुके हैं तो एक है बनने इसके कई आंसर हो सकते हैं, कई उत्तर हो सकते हैं। तो ये भैया खुले सिरे वाला प्रश्न हो जाएगा और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रखा है, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है? ऑप्शन ए, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। दूसरा कहता है, समस्या को समझना, योजना तैयार करना, योजना को कार्यान्वित करना। तीसरा कहता है, योजना तैयार करना, समस्या को समझना, योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। डी कहता है, योजना को तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा कि समस्या को पहले समझा जाएगा, फिर योजना तैयार की जाएगी, फिर योजना को कार्यान्वित करना होगा। ये भैया इसका सही क्रम हो जाएगा। पोल्या क्या ये सही क्रम हो जाएगा? ये आपका समस्या समाधान मॉडल का सही क्रम हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएंगे। और भैया जितने लोग देख पा रहे हो एक बार शेयर जरूर मार दो, शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे। शिव है तो मुमकिन है, हर हर महादेव। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार
एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? ऑप्शन ए, इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही होगा यहाँ, ठीक है, ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। दूसरा कहता है इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि विद्यार्थियों की प्रगति करने में सहायता करेगा। सी कहता है इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा भाग नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके किया जाना चाहिए। डी कहता है स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है। कहता है एनसीईएफ 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा कथन अति उपयुक्त है? भैया ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 100% सत्य है। कहता है इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। बिल्कुल, अगर लड़के के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका पूरा जो वर्णन है, पूरा जो ये हम कहेंगे क्रेडिट कहना तो मतलब अगर असफल हो गया तो क्रेडिट इसको नहीं कहेंगे, लेकिन अगर पूरा बल ये दिया जाए कि बच्चा सही नहीं है या बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो ये कहना भी उचित नहीं होगा। ये तो करना ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमको अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी कार्य करना चाहिए। ये बिल्कुल अति उपयुक्त कथन है, बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी पदानुक्रमिक समावेशन, ऑप्शन सी उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण, ऑप्शन डी प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो भैया अगर 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है तो ये पदानुक्रमिक समावेशन है। कैसा है? पदानुक्रमिक समावेशन है कि भैया एक सीरीज टाइप बन रही है, पदानुक्रमिक समावेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल क्लियर आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। क्लियर? तो भैया सब लोग एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आपकी स्क्रीन में आता हुआ अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। आप फटाफट बिल्कुल तेजी के साथ आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तेजी के साथ आंसर करेंगे। सब लोग बहुत प्यारे प्यारे आंसर दे पा रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। मैं आज किसी का आंसर नहीं लूंगा, केवल और केवल बस क्लास चलती रहेगी, आपको आंसर देना है। आप ये ना सोचें मेरा नाम नहीं बोला गया, नाम हम डेली बोलते हैं, कभी कभी होता है कि ना बोला जाए। ठीक है, तो भैया इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे, बहुत मजा आएगी। आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं 5वें नंबर पे चर्चा करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए। पहला कहता है विद्यार्थियों की वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। बी कहता है अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सी कहता है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं में समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? बताओ भैया,
कौन सा कथन सही है? शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि विद्यार्थियों की वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हों। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं भाई। दूसरा क्या कहता है? कहता है अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा कहता है विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सी तो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। सी हमको बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। हमें ए और बी बिल्कुल सही लग रहे हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए में कहता है विद्यार्थियों की वस्तुओं की संख्या एवं उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। जब वो सोचेंगे तो अच्छा कर पाएंगे, जब सोचेंगे नहीं तो अच्छा कर कैसे पाएंगे? तो ये बिल्कुल सही है। और बी कहता है कि अंकों के नामों को याद करके गिनती सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, गिनती सीखने के लिए प्रोत्साहित करना कि भैया ये क्या है, एक का एक, फिर ये क्या है, दूनी दो, ऐसे करके सीखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो एक क्या होता है, दो क्या होता है, तीन क्या होता है, चार क्या होता है, इस टाइप से अगर अंकों के नाम हो जानेंगे तो धीरे से वो गिनती सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी अति उपयुक्त है? कौन सी बहुत अच्छी रणनीति है, ये जानने का प्रयास करता है। पहला कहता है विद्यार्थियों के समक्ष भिन्नों पर इबारती सवाल शब्द समस्या रखना। इससे तो कुछ हल निकलेगा नहीं। कहता है 1/2 और 1/4, 1/2 और 1/4 को निरूपित करने के लिए चित्रों के चार्ट को दिखाना। यह भी कोई उपयुक्त नहीं है भिन्नों की अवधारणा को समझने के लिए। सी कहता है संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना। यह भी कोई इतना अच्छा नहीं है। डी कहता है अब सब गलत, 3 गलत होगा तो चौथा तो 100% सही होगा। लेकिन हम इसको देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये भी, इसकी मानसिकता क्या है। ठीक है, जब इसकी मानसिकता पे हम आए तो हमने एक चीज विचार की। बोले क्या? हमने कहा, कहता है कागज मोड़ने के क्रियाकलापों को समर्पित आयताकार पट्टियों एवं वृत्ताकार कटआउट के साथ करना। यह बिल्कुल सही है भैया। कागज है, जैसे कागज है, ठीक है, ये हमने ले लिया एक कागज को हमने 2 भागों में काटा। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया ये कितना हो गया? बोले 1/2 हो गया। बोले ठीक। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या किया कि ये पट्टी हटा दी। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने इसको 2 भागों में नहीं बांटा। हमने कहा कि भैया ऐसा करो। बोले क्या? हमने कहा ऐसा करो तुम, इसको हम 3 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। तो आप बोले अब ये कितना हो गया? बोले 1/3 हो गया। क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो इससे भिन्नों की अवधारणा सटीक समझ में आएगी, कागज मोड़कर चीजें सटीक समझ में आएगी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी को लॉक कर दिया जाए। डी 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? प्यार से देखो। 7वां कहता है दिए गए 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर की तरह चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए कहता है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा, कारण आर कहता है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। सही विकल्प का चयन करो। भैया आप किसके साथ जाना चाहेंगे, किसके साथ करना चाहेंगे? भैया हम तो जाएंगे सी के साथ। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। कि भैया ए सही है। ए कहता है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है परंतु आर गलत है। बोले क्यों गलत है?
इस वजह से गलत है कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब जैसे 12 और 20 को अगर आप उससे कहेंगे बच्चे से कि जोड़ो, तो सोचेगा, तो कुछ सोचेगा तभी कहेंगे। वो देखेगा इसको कि भैया पहले जोड़ लगा है तो हम जोड़ करें, ठीक है, हमको ऐड करना है, इनको योग करना है। ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। तो ये कहना तो बिल्कुल बेहुदा है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो हम तो भैया सी को लॉक करेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है, 100% सही आंसर है। सी को सब लोग लॉक करेंगे। सब लोग आंसर भी सही दे पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए, अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्याम पट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है। सी कहता है शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनको गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त करता है। डी कहता है शिक्षक श्याम पट पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों को कलन विधि समझा रहा है। गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा, ये जानने का प्रयास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हम तो सी के साथ जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर है। भैया एक बात ध्यान देना, आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देने के लिए डियर लर्नर के साथ जुड़ जाइए। आपको क्लासें दी जाती हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टिकोण से परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको हल्के में न लेना, अच्छे से करने का प्रयास करना, बहुत मजा आएगा। इसका राइट आंसर सी हम लॉक किए देते हैं। कहता है शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनको गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है। मतलब उनके निजी अनुभवों से बताए या उनके निजी अनुभव देखे, अपने निजी अनुभव बताए, उनके माध्यम से गणित सिखाने का प्रयास करे, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रह के सीख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का मुखड़ा देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9 नंबर क्वेश्चन सब लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय कार्यों के लिए उपर्युक्त नहीं है? ऑप्शन ए कहता है उपर्युक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता में वे आत्मविश्वासपूर्ण बन जाएं। बी कहता है अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता है। सी कहता है गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकत्व बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी कहता है गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। बताओ भैया 9 में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? कहता है गणितीय कार्यों के लिए उपर्युक्त नहीं है, तो भैया बी ऑप्शन नहीं है। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर गणितीय कार्य कठिन है तो निश्चित तौर पे उस पर ज़्यादा लोग समझने का प्रयास करेंगे, उस पर ज़्यादा एक्टिव रहने की चांस रहती हैं, उस पर ज़्यादा लोग लग के काम करते हैं, व्यस्त जरूर रहेंगे, एक्टिव जरूर रहेंगे। तो भैया ये गणितीय कार्यों में उपयुक्त नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये नहीं हो सकता है। वो व्यस्त नहीं रख सकता लेकिन व्यस्त होता है। इस वजह से इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा
वैन हिले के अनुसार ज्यामिति विवेचन के स्तरों के सही क्रम को निरूपित करता है। ऑप्शन ए दृश्यीकरण, संबंध पहचानना, निगमन, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध। बी कहता है संबंध पहचाना, दृश्यीकरण, विश्लेषण, स्वयं सिद्ध। तीसरा कहता है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध पहचानना, निगमन, स्वयं सिद्ध। चौथा कहता है दृश्यीकरण, विश्लेषण, निगमन, स्वयं सिद्ध, संबंध पहचानना। तो सबसे पहले तो जिसमें दृश्यीकरण पहले नहीं है वो तो कट ही जाएगा, तो यानी बी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले भैया वैन हिले साहब ने कहा है कि पहले बच्चा देखेगा, क्या करेगा? पहले बच्चा देखेगा फिर आगे की क्रियाविधि होगी। तो पहले तो दृश्यीकरण होना अति आवश्यक है, और दृश्यीकरण के तुरंत बाद संबंध नहीं पहचानने लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत। ठीक है, दृश्यीकरण के बाद क्या होना चाहिए? दृश्यीकरण के बाद होना चाहिए विश्लेषण। क्या होना चाहिए? दृश्यीकरण के बाद आपके सामने आएगा विश्लेषण आएगा। ठीक है, विश्लेषण के बाद निगमन नहीं हो सकता है, विश्लेषण के बाद संबंध पहचानना होगा, फिर निगमन होगा, फिर स्वयं सिद्ध होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण रूपक हैं। इससे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए, ये कहता है। अच्छा, बी कहता है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। सी कहता है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। डी कहता है इसे समझ बोध से अधिक क्रियाविधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है ए और सी, ऑप्शन बी कहता है केवल बी, ऑप्शन सी कहता है ए और बी, ऑप्शन डी कहता है सी और डी। बताओ आप किसके साथ जाना चाहेंगे? किसके साथ आप जाना चाहेंगे? जल्दी से आंसर करेंगे। हम तो जा रहे हैं ए और बी के साथ, यानी हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम तो जा रहे हैं सी के साथ। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ए कहता है इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। भैया गणित अगर पाठ्यचर्या है तो इसको महत्वाकांक्षी होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए। बी कहता है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, कि एक्टिविटी बच्चों में बनी रही, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर सी कहता है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना, ये बेहुदा बातें हैं, ये सी हो नहीं सकता। डी कहता है इससे समझ बोध से अधिक से ऊपर क्रियाविधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही। सब लोग एक बार बता देंगे मजा आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर आगे के क्वेश्चन पे हम लोग गतिविधि करेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 35 फिर 23 फिर 75 विद्यार्थियों द्वारा त्रुटि का अतिप्रायिक कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है। बी कहता है विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। सी कहता है विद्यार्थी योग को कलन विधि नहीं जानता है। डी कहता है विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं को पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। बताने का कष्ट करेंगे, ये किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग? हम तो जा रहे हैं बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। विद्यार्थियों ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है, इस वजह से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उनको त्रुटि हो रही है।
ठीक है। तो ये भैया आपको बात ध्यान रखनी है, ऐसे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या, कहता है निम्नलिखित में से, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए। बी कहता है पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। सी कहता है पुस्तकों में कहानियों और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, बल्कि अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए। अभ्यास के लिए अनेक प्रश्नों को सम्मिलित करना, ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सी तो सही है ही नहीं। ये सी लगा है ना, सी, ये सी वाला पोर्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया अब तुम किसके साथ जाओगे, तो कहता है पहला कहता है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान को केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए। यह भी बिल्कुल गलत है, विशेषज्ञ ज्ञान तक सीमित काहे होना चाहिए। तो भैया सी और ए तो गलत हो गया, तो बचा क्या, बोले केवल बी। केवल बी बिल्कुल सही आंसर है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नीचे ऑप्शन आपको दर्शाए गए हैं इसके अनुसार हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी। वैसे क्या है, केवल बी। बी कहता है पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, यानी जो वो दिन प्रतिदिन चीजें सीख पा रहे हैं उन्हीं से संबंधित सुसंगठित होनी चाहिए। ये भैया कथन है कि गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में उपयुक्त चीज ये दी गई है। क्लियर, चलते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अमूर्तन ये तो है, ठीक है, अमूर्तन ये है, अन्वेषण खोज करना ये भी है, इत्मीकरण ऑप्टिमाइजेशन ये भी है, रट कर याद करना रटंत विद्या खोजंत पानी ये बिल्कुल गलत है। मैथ की भाषा में रटना बिल्कुल गलत है, और उसने बोला संबंधित नहीं है, तो मैथ से संबंधित कौन नहीं है, डी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रटने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। जब मैथ की बात आती है तो समझने पे फोकस करना है, रटने पे फोकस कदापि नहीं करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 15 नंबर क्वेश्चन आप प्यार से पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही हैं। ऑप्शन ए, बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों के साथ आते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल विचारों के साथ आते हैं। विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। ये असंगत निगेटिव वर्ड आ गया, तो ये हो नहीं सकता। बच्चों में विवस्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। केवल शब्द भी निगेटिव शो करता है, तो ये हो नहीं सकता। डी कहता है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो भैया ए व डी दोनों सही हैं। तो ए व डी कहाँ पे जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भैया अगर बच्चे विद्यालय आ रहे हैं तो निश्चित तरीके से कुछ ना कुछ तो गणित को वो समझ के आ रहे हैं, गणित के विचार कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर डी कहता है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, जैसे ही बच्चों को बताया गया भैया सर्कल बताया गया,
तो उन्होंने मम्मी की रोटी देखी तो बोले अरे ये तो सर्कल के आकार की है, वृत्ताकार है। बोले बिल्कुल। जैसे ही उनको कुछ भी दिया गया, जैसे सेब दिया गया, तो ये तो बोले ये तो भैया हमको स्फेयर पढ़ाया गया था, गोला पढ़ाया गया था, उसके आकार का है। इनको अगर कभी दे दी जाती है कोई छड़ी, जैसे आप जाते हो कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब मेला वगैरह होता है तो उसमें एक छड़ी मिलती है जिसमें बीच में एक तरल पदार्थ भरा होता है, फिर उसमें कई रंग-बिरंगे उसमें भरे होते हैं, स्टार वगैरह भरे होते हैं। उसको जब लेके आते हो तो कहते हो अरे ये तो भैया ये तो एक तार के तरीके का है, बेलन के तरीके का है। इस टाइप से आप चीज़ें समझते हो कि नहीं समझते हो? तो भैया छोटे की बात है, छोटे में बच्चा इसे समझता है कि अपने परिवेश में आकृतियाँ देखता है और उसी से चीज़ें वो समझ पाता है, पहचानने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही है। तो ए व डी दोनों इसका करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 73 प्लस 35 प्लस 27 की तरह, प्लस है ये 73 प्लस 35 प्लस 27 की तरह से दी गई तीन संख्याओं का जोड़ योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। 73 35 प्लस 27, तो 35 प्लस 73 उल्टा कर दिया और प्लस में 27 बराबर 35 को आगे ले आया, 73 प्लस 27 कर दिया, फिर 35 और 73 और प्लस 27 को जोड़ दिया, फिर कहता है 135। विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से संख्याओं के जोड़ योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है? तो उन्होंने किसका प्रयोग किया है? उन्होंने क्रम विनिमय एवं सहचार नियम का प्रयोग किया है। क्रम विनिमय एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर दिया और सहचार नियम साथ साथ में ले लिया। तो क्रम विनिमय और सहचार नियमों को चरितार्थ किया है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमें जरूर अवगत कराएंगे कि हमें ये दिक्कत आ रही है। बताओ भाई, आ रही क्या कोई दिक्कत? आ रही हो तो आप हमें बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है? आ रही हो तो दिक्कत बताइएगा। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? ठीक है। 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? ऑप्शन ए, समस्या को समझना, समस्या को समझाना, ये तो भैया मॉडल में था, ठीक है? तो मॉडल में था तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। कलन विधि को याद करना, योजना की युक्ति निकालना, योजना बनाना, ये भी था तो ये हो नहीं सकता। पुनः जांचना, ये भी था, ये हो नहीं सकता। भैया कौन बचा? बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलन विधि को याद करना, ये पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अंतर्गत बिल्कुल नहीं था। इस वजह से इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 18 नंबर क्वेश्चन आपके सम्मुख मैंने रखा है। इस 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, अमूर्त प्रकृति। ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध प्रकृति। अमूर्त प्रकृति तो है, कुछ सोचना पड़ता है, तो अमूर्त है, जो दिखता नहीं है वो अमूर्त है, ठीक है? अमूर्त प्रकृति बिल्कुल सही है। श्रेणीबद्ध प्रकृति बिल्कुल सही है। तर्क संगत प्रकृति ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? मूर्त प्रकृति ये सही नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कौन सा सत्य नहीं है? मूर्त प्रकृति सत्य नहीं है भैया। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। सब लोग एक बार जबरदस्त तरीके से बताएंगे क्लास कैसी रही, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको मजा आया
कि नहीं आया, सब लोग ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ बताने का कष्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे कि भैया बहुत प्यारी क्लास रहती है, बहुत मज़ेदार क्लास रहती है, आप ज़रूर जुड़िए, आप ज़रूर जुड़ने का प्रयास करिए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करके जाना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर गंदा लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, कर देना एक बार, ठीक है। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी है तो कमेंट के माध्यम से हमें देना ज़रूर जवाब कि कैसी रही क्लास, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, उनको बता देना कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है क्लास में, ठीक है। तब आएगा आनंद, तब हम लोग चीज़ें ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस यहीं से आपसे विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग समय से रहे और जुड़े रहे पूरा टाइम तक, ठीक है। धन्यवाद।